5 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई होता है उसका बदमाश अपहरण कर लेते हैं और घर वालों को सूचना देते हैं कि हमें 20 लाख रुपए दे दो, यदि 20 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा लड़का मारा जाएगा। अब घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि 20 लाख रुपए का इंतजाम एक साथ हो जाता। घर वालों ने जो भी अपने पास रखी हुई ज्वेलरी थी वो बेचते हैं, साथ ही जो घर में पशु जैसे गाय भैंस बंधे होते हैं वो बेचते हैं। फिर भी 20 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जमीन बेच देते हैं। अब वो 20 लाख रुपए लेके बदमाश उनसे कहते हैं कि एक बैग में रखना और बैग को रेडियम जो लाइट होती है उस रेडियम से आप उसे पैक कर देना ताकि अंधेरे में वो दिख जाए। जैसे ये बात कही जाती है उसके बाद फिर बदमाशों से पूछा जाता है कि ये पैसे लेकर कहाँ आने। वो कहते हैं कि मुरादाबाद से अलीगढ़ के लिए एक पैसेंजर ट्रेन जाएगी, जब हम कहेंगे उस बैग को फेंक देना। जब ये बात कही जाती है तो बदमाशों के फोन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मुरादाबाद से चलकर ट्रेन सीधे पहुंच जाती है अलीगढ़ और रात के 2:30 बज जाते हैं। इसके बाद फिर बदमाश फोन करते हैं और पूछा जाता है कि अब क्या करना है। वो कहते हैं कि जिस ट्रेन में बैठकर आए थे उसी ट्रेन में वापस बैठ जाओ और हम कहेंगे तभी आप इस बैग को फेंक देना। ठीक वैसे होता है। अलीगढ़ से जब मुरादाबाद के लिए ट्रेन जा रही थी वो पैसेंजर, तो रास्ते में डिवाई स्टेशन पड़ता है। वहां आने के बाद बदमाशों का फोन आता है कि बैग को फेंक दो। जंगल में उस बैग को फेंक दिया जाता है। उसके बाद बदमाश उस बैग को लेकर, जिसमें 20 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी, लेकर अपने घर इत्मीनान से चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पुलिस उनसे 2 कदम आगे चली गई। दरअसल नोटों की गड्डियों के अंदर जीपीएस सिस्टम को छिपा दिया गया था। अब पुलिस उस जीपीएस के माध्यम से उन बदमाशों तक पहुंच जाती है। यहीं से कहानी शुरू होती है और कहानी इतनी भयानक, इतना रुद्र रूप ले लेगी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 5 लोग मारे जाते हैं, जिसमें क्या एक इंजीनियर, 2 पुलिस वाले, साथ ही 2 बदमाश और 1 बदमाश का भाई। साथ ही पुलिस के जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको 2 गोलियां लगती हैं और 3 पुलिस वालों को भी गोली लग जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, न केवल इसमें लोगों की जानें जाती हैं बल्कि कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है। दरअसल लखनऊ के राजाजीपुरम में ABRS मोबाइल टावर पर एक इंजीनियर जिसका नाम इकराम होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो कि मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है काजीपुरा, वहां का रहने वाला होता है। और वो ईद मनाने के लिए, यानी कि बकरीद मनाने के लिए वो अपने गाँव आया था, घर आया था। जैसे ही बकरा ईद मनाता है 1-2 दिन घर पर रुकता है और घर पर रुकने के बाद वो कहता है कि मुझे अब जाना है अपनी ड्यूटी पर। 9 अक्टूबर 2014 को वो अपने घर से निकलता है तो उसके परिवार का ही एक व्यक्ति होता है, इसका नाम जाने आलम नाम होता है। उनसे कहता है कि भाई मुझे आप छोड़ दो ताकि मैं किसी वाहन से बैठकर अपने लखनऊ चले जाऊं, अपनी ड्यूटी पर चले जाऊं। जाने आलम उसे अपने साथ किसी वाहन पर बिठाता है और वहां जाने के बाद गूलड़ चौराहा लगता है। गूलड़ चौराहे पर इंतजार कर रहे थे कि कोई वाहन आएगा और उसमें बैठ जाएंगे। दरअसल मुरादाबाद तक जाने के लिए एक बिलारी की तरफ से कार आ रही थी, तो उन कार सवारों ने इस लड़के जिसका नाम इकराम होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो कि पेशे से इंजीनियर होता है, उसको कहते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहता है कि मुझे मुरादाबाद जाना है। ठीक है, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। उसे गाड़ी में बैठाया जाता है। जाने आलम अपने घर वापिस आ जाता है और बस एक फोन का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि वो जब जब घर से निकलता है तब तब अपनी अम्मी को फोन करता था कि अम्मी मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। माँ फोन का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इकराम के फोन से फोन आता है, लेकिन आवाज इकराम की नहीं थी, आवाज किसी और की थी। उधर से कोई भारी भरकम आवाज में बात कर रहा था कि मैं तुम्हारे बेटे का अपहरण करता बात कर रहा हूं, हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, यदि 20 लाख रुपए का इंतजाम तुमने नहीं किया तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। जैसे ही घर वालों ने ये बात सुनी, घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे ये मैसेज पूरे घर में फैल जाता है। अब 20 लाख रुपए का इंतजाम करे तो करे कैसे। बदमाशों ने कहा था कि अगले 5 दिन का समय है, यदि 5 दिन में तुमने इन पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारा लड़का मारा जाएगा और देख लेना। इस तरह की जब धमकी दी जाती है तो घर वालों ने यह सलाह मशवरा किया, क्यों ना हम पुलिस के पास जाएं, पुलिस से बातचीत करें। अगले ही दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2014 को नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR दर्ज कराई जाती है कि उनका बेटा है जिसकी उम्र 22 साल है, जिसका नाम इकराम है, जो कि लखनऊ में इंजीनियर काम करता है, उसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। लेकिन उधर बदमाशों ने जो एक टाइम दिया था, 5 दिन जब हो जाते हैं तो 5 दिन बाद फोन आता है कि क्या 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। इस बीच में घर वालों को लग रहा था कि पुलिस शायद ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, इसलिए वो 20 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। घर में जितने भी पशु बंधे हुए थे सारे के सारे पशुओं को बेच देते हैं। उसके बाद पैसे की भरपाई नहीं हो पा रही थी तो ज्वेलरी बेच दी जाती है। ज्वेलरी बेचने के बाद भी भरपाई नहीं हुई तो उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, यानी कि 20 लाख रुपए का इंतजाम किया। बदमाशों ने साफ साफ कहा था कि बैग लाना है, बैग के अंदर पैसे रखने हैं और उस बैग के चारों तरफ एक रेडियम लाइट होती है, एक ऐसा माला जैसी होती है, उसको आप लपेट देना ताकि जब वो अंधेरे में कहीं जाकर गिरेगा तो उससे हम पहचान लेंगे कि इस तरह से आपका बैग वहां पर है। जब ये बारा पूरा संदेश दिया जाता है तो उस लड़का जो होता है इंजीनियर, उसका भाई और उसका मामा इस पैसे का इंतजाम करके अब बदमाशों के फोन के आने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्हें बताया जाता है कि मुरादाबाद से अलीगढ़ के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, तुम्हें उस ट्रेन में बैठ जाना है। अब वो बदमाश
के बताए रास्ते पर ये दोनों मामा और उनका जो भांजा था 20 लाख रुपए की रकम उस बैग में रखकर रेडियम की जो डोरी थी उससे उसे लपेट लेते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे करके कब अलीगढ़ आ जाता है पता ही नहीं चलता, और वो इंतजार में थे कि कब फोन आएगा और कब उस बैग को जमीन पर या इधर फेंक देंगे चलती हुई रेलगाड़ी से। लेकिन जब फोन नहीं आता तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अब अलीगढ़ स्टेशन आ जाता है। रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये 14 अक्टूबर 2014 की बात है ये। तो उस रात में 2:30 बजे के आसपास जब फोन आता है तो वो पूछते हैं कि आपका तो फोन आया नहीं था, हम इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। बदमाश कहते हैं कि आप एक काम करना, इसी गाड़ी के अंदर वापस बैठ जाओ और बैठने के बाद जब हम कहें तो इस बैग को फेंक देना। यानी कि अब अलीगढ़ से वापस मुरादाबाद के लिए पैसेंजर ट्रेन चलने लगती है। बुलंदशहर का ही एक डिवाई थाना लगता है, डिवाई रेलवे स्टेशन। जब वहां पर ट्रेन पहुंचती है तभी फोन आता है और फोन आते कहते हैं कि इसे जंगल में फेंक देना। तो जैसे जंगल में फेंका जाता है, कुल मिलाकर वो बैग बदमाशों के हाथ लग जाता है। उसमें 20 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी और 20 लाख रुपए की रकम जब बदमाशों ने अपने पास ली तो पुलिस उनके पास अगले ही दिन यानी कि सुबह ही पहुंच जाती है। अब बदमाश इस बात को लेकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि हमने तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सतर्कता से काम लिया था, आखिरकार ये ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ कि हम लोग पकड़े कैसे गए। पुलिस वालों ने जो पकड़ा था वो पकड़ा था, एक राजेंद्र नाम का एक लड़के को पकड़ा था, दूसरा था धर्मपाल। ये दोनों संभल जिला थाना बहजोई गांव भरतपुर के रहने वाले होते हैं। जब इन्हें पकड़ा जाता है और उनके साथ सख्ती से पेश आया जाता है तो पता चलता है कि इसमें 2-3 लोग और शामिल थे, जो कि पास का ही 2 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है बहजोई थाना क्षेत्र में, जिसका नाम रामपुरा है। रामपुरा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शकील, जिसके बाप का नाम नूर मोहम्मद होता है, एक कमल बहादुर होता है जिसके बाप का नाम भीकम होता है, साथ ही एक नूर मोहम्मद होता है जिसका बाप का नाम बुद्धन होता है। पांचों के पांचों पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछा जाता है कि इंजीनियर कहाँ है, तो वो कहते हैं कि इंजीनियर तो हमने पहले ही दिन मार दिया था, यानी कि पहले ही दिन उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसकी लाश के बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि बदायूं जिले के अंदर थाना जरीफ नगर है और जरीफ नगर थाना क्षेत्र में एक बघोती एक इलाका है, वहीं जंगल में कुआं है, कुएं के अंदर लाश पड़ी हुई है। अब उस इकराम जिसके जो इंजीनियर था उसकी लाश बदायूं जिले के उस जरीफ नगर थाना क्षेत्र के बघोती के कुएं में पड़ी हुई थी। पुलिस उन बदमाशों की निशानदेही के आधार पर आखिरकार उस कुएं से लाश को बरामद कर लेती है। घर वालों तक लाश पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगती है, जो पुलिस इस मामले की जांच करती है, जांच पड़ताल करने के बाद ये मामला कोर्ट चला जाता है और जितने भी बदमाश थे पांचों के पांचों ने गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट में आना जाना ये तारीख लगती रहती हैं और 17 जुलाई साल 2019 की ये बात है। 4 साल 9 महीने और 8 दिन का समय बीत जाता है। मुरादाबाद जेल से चंदूसी कोर्ट में कुछ कैदियों को लेके जाने वाली थी एक गाड़ी, जो चार्ली वैन होती है। उस चार्ली वैन में लगभग 24 कैदी भरे हुए थे, साथ ही 6 पुलिस वाले उसमें मौजूद थे। वो चंदोसी के कोर्ट में हाजिर होने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर जब वहां से ये चार्ली वैन वापस मुरादाबाद के लिए चलती है तो एक बूढ़ी औरत आती है और बूढ़ी औरत शकील नाम का जो इसमें व्यक्ति होता है उसको एक थैला देती है कि बेटा इसमें कुछ खाना है तो खाना खा लेना और आराम से रहना, ठीक ठाक रहना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत चली जाती है। अब ये चंदोसी से गाड़ी जब मुरादाबाद के लिए चलती है तो रास्ते में बनिया ठेर एक थाना लगता है, वहां पर गांव लगता है देवाखेड़ा, और देवाखेड़ा का एक तिरहाया है धन्नूमल पर जैसे ही चार्ली वैन पहुंचती है जिसमें 24 कैदी और 6 पुलिस वाले होते हैं, इसी बीच में कुछ शोर मचना शुरू हो जाता है। चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। पता चलता है कि कई बदमाश तो बाहर खड़े हुए हैं उस वैन से बाहर और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में गोलियां अंदर भी चलने लगती हैं। अंदर के बारे में ये पता चलता है कि बदमाशों के पास जो थैला मिला था उस थैले में कुछ मिर्ची पाउडर रखा हुआ था। उन्होंने जितने भी लोगों के मुंह पर डाल सकते थे मिर्ची पाउडर वो डाल दिया और खासकर पुलिस वालों के चेहरे पर वो डालना था। पुलिस वालों के चेहरे पर जैसे ही डाला है शोर मचता है, गोलियां चलने की आवाज आती है। उसके बाद गाड़ी थम जाती है और जैसे ही गाड़ी थमती है तो 4 जो पुलिस वाले होते हैं तो वो तो अपनी जान बचाते हैं किसी तरकीब से, लेकिन 2 पुलिस वाले उनको गोली लग जाती है और 2 पुलिस वाले इसमें मारे जाते हैं। यहां से कई लोग भाग जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और यहां आने के बाद देखती है तो जो 6 पुलिस वालों में से 4 पुलिस वाले तो सुरक्षित हैं, लेकिन 2 पुलिस वाले मर चुके हैं, यानी कि उनको मार दिया गया था। बाकी पुलिस ने जब कैदियों की गिनती करना शुरू किया है तो 24 कैदियों में से 3 कैदी गायब थे और 21 कैदी मौके पर मिलते हैं। इसी बीच में जब उनकी बारे में पता किया जाता है कि सिपाही मरने वालों में थे, एक का नाम हरेंद्र होता है जो कि चंदपुरा गांव का रहने वाला होता है, इसका कोतवाली देहात और जिला बिजनौर लगता है। दूसरा जो पुलिस वाला होता है जिसका नाम ब्रजलाल जो तेली नंगला का रहने वाला होता है, थाना बिजनौर होता है। दोनों पुलिस वाले मर जाते हैं और 4 पुलिस वाले जो होते हैं वो भी अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन जब कैदियों की गिनती की जाती है तो कैदियों की गिनती करने में पता चलता है कि 3 कैदी गायब हैं। एक कैदी का नाम शकील होता है, दूसरे का नाम धर्मपाल होता है और तीसरे का नाम कमल बहादुर होता है। और ये जब जा रहे थे तो जाते जाते एक राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है, कैदी होता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम भी साथ चलो, लेकिन राजेंद्र कहता है कि मुझे नहीं भागना है। दरअसल ये चारों के चारों वो कैदी थे जिन्होंने इंजीनियर की साल 2014 में अपहरण के बाद हत्या कर दी थी और 20 लाख रुपए ले भी लिए थे, उसके बाद भी हत्या कर दी थी। लेकिन उनसे पैसे बरामद भी हो जाते हैं, लेकिन इंजीनियर मारा जाता है।
अब इस घटना के बाद क्योंकि 2 पुलिस वाले मारे जाते हैं, पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच जाता है। उत्तर प्रदेश की डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम अखबार और टेलीविजन, सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगती है कि कैदियों ने इस तरह से मिर्ची पाउडर डाला। और 17 जुलाई 2019 को ये शाम का वक्त था जब चंदोसी से गाड़ी मुरादाबाद के लिए चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस वालों के लिए एक तरह से खुला चैलेंज था। अब इसमें 3 बदमाश भाग जाते हैं। 3 बदमाशों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन किया जाता है और आसपास के जितने भी जनपद होते हैं, जिले होते हैं, चाहे वो अमरोहा, मुरादाबाद हो, संभल हो, बैजोई, जो भी आसपास के जिले लगते हैं, बरेली, सभी बदायूं, सभी जगह अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और काम्बिंग करना शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जब 72 घंटे का समय बीत जाता है तो यूपी के अमरोहा जिले में उन दोनों में आईपीएस ऑफिसर बिपिन टाडा, वो थे एसपी, उनको एक सूचना मिलती है कि आपके आदमपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है इमरतपुर शेरगढ़, यहां पर कुछ बदमाशों के आने की सूचना है। जैसे ये सूचना मिलती है तुरंत वो अलर्ट हो जाते हैं, अपनी पुलिस को अलर्ट करते हैं। मौका पाते ही जब मौके पर पहुंचते हैं तो बाइक पर 2 बदमाश आ रहे थे। उन बदमाशों को पुलिस ने जैसे रोकने की कोशिश की तो ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चलना शुरू हो जाता है। अब बदमाशों की तरफ से गोली चली तो बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट तक लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इसी बीच में जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं बिपिन ताड़ा, उनके गनर होते हैं जिनका नाम होता है प्रवीण कुमार, उनको गोली लग जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथ ही एक गोली लग जाती है बदमाश को, जो बदमाश मौके पर होता है। दोनों को रेहरा के सीएचसी में भर्ती कराया जाता है, जहां से फिर हायर मेडिकल सेंटर यानी कि जिला अस्पताल जब भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसी रात में एक बदमाश की मौत हो जाती है और जो सिपाही था वो गंभीर रूप से घायल था ही। लेकिन जब इसके बारे में पता किया जाता है कि ये बदमाश कौन मारा गया था, तो बदमाश था कमल बहादुर, जो कि गांव रामपुरा का रहने वाला होता है, थाना बैजोई लगता है, जिला संभल लगता है। अब ये वो कमल बहादुर था जो कि सिपाही के हत्याकांड में शामिल होता है, यानी कि इसका एनकाउंटर में इसको ढेर कर दिया जाता है। कुछ वक्त और आगे बढ़ता है, बदमाशों को ढूंढने के लिए लगातार तलाश की जा रही थी, क्योंकि अभी तक 3 में से एक ही बदमाश का तो एनकाउंटर हुआ है, धर्मपाल और दूसरा शकील जो था वो गायब थे। अब पुलिस ने जब इधर उधर काम्बिंग करना शुरू किया, फिर जब ये इस घटना के बाद में कि पुलिस वालों किस तरह से हत्या कर दी गई, उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला है, तो जब पुलिस का लगातार गांव में दबाव पड़ रहा था रामपुरा और भरतपुर में, तो इसी बीच में जो भरतपुर गांव होता है जिसमें धर्मपाल का गांव जो होता है, उसका भाई 23 जुलाई 2019 की ये बात है, पेड़ से लटका हुआ मिलता है, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा शर्म आती है। उसे बार बार लोग टॉर्चर कर रहे थे कि तुम्हारे भाई ने इतना गंदा घिनौना कृत्य किया है, तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। यानी कि उदयवीर धर्मपाल बदमाश का जो भाई होता है वो मर जाता है। लेकिन पुलिस वाले फिर ऐसे कहाँ मान रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों की हत्या हुई थी, साथ ही जो बदमाश थे वो खुलेआम भाग रहे थे, उनके हाथ में पुलिस वालों की राइफल भी थी, ऐसा बताया जाता है। उनके पास आधुनिक हथियार कहां से आ गए थे। तो पुलिस वालों ने जब उन्हें ढूंढना शुरू किया तो 11 अगस्त 2019 को संभल का ये थाना लगता है रजपुरा का एक हरिबाबा बांध है और उसका है मोलनपुरा गांव। इस मोलनपुरा गांव की खास बात यह है कि आसपास का जो इलाका है पूरा जंगल का जंगल है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। लेकिन ये सूचना मिलती है कि कुछ बदमाशों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और इनमें से वो बदमाश भी शामिल हैं जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की थी। अब ये एसपी जो होते हैं संभल के, एसपी संभल यमुना प्रसाद अपनी टीम के साथ जब मौके पर पहुंच जाते हैं, कई थानों की फोर्स लेकर जब मौके पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर फिर गोली चलना शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों तरफ से 250 से ज्यादा राउंड गोली चलती हैं। ये बात है 11 अगस्त 2019 की शाम 3:42 पर गोलियां चलना जो शुरू होती हैं, लगातार गोली चल रही थी और आईपीएस ऑफिसर को 2 गोली लगती हैं। लेकिन ये गनीमत रहती है कि आईपीएस ऑफिसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी तो जान बच जाती है। लेकिन उनके साथ में जो 2 सिपाही होते हैं, एक का नाम विकास चौधरी होता है, दूसरे का नाम विनीत कुमार होता है, गोली उनको भी लगती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब पुलिस ने जब अपने बचाव में गोलियां चलाई तो एक बदमाश को भी गोली लग जाती है और जब बदमाश को गोली लगती है तो बाकी बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन जो घायल होते हैं उनको नजदीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है और वहां जाके पता चलता है कि जो बदमाश था वो मारा जाता है। लेकिन मारा गया बदमाश, उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम था शकील पुत्र नूर मोहम्मद, जो कि गांव रामपुरा, थाना बहजोई, जिला संभल का रहने वाला होता है। अब पुलिस ने इसकी जो शिनाख्त की तो ये तो बदमाश था, क्योंकि इसने 2 पुलिस वालों को मारा ही था। बाकी पुलिस वाले जो घायल थे उनका इलाज हो जाता है और आईपीएस ऑफिसर को जो गोली लगती है वो उपचार के बाद वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। कुछ वक्त और आगे बढ़ता है, पुलिस वाले जो तीसरा बदमाश था धर्मपाल, उसकी भी तलाश करना शुरू कर ही रहे थे। लेकिन 27 अगस्त 2019 को ये पता चलता है कि हरियाणा के गुरुग्राम में वो नाम और भेष बदलकर रह रहा है। तो पुलिस वालों ने जब वहां पर दबिश दी तो पता चलता है कि धर्मपाल आखिरकार मिल जाता है और धर्मपाल जब मिलता है तब उसके बाद उससे पूरी कहानी सुनी जाती है कि किस तरह से तुमने चार्ली वैन जो होती है पुलिस वालों की, जिसमें 24 कैदी थे, आपने किस तरह से मिर्ची पाउडर का इंतजाम किया, कहां से आपके पास हथियार आए थे, कैसे गोलियां चलाई थी, कहां कहां जाकर छुपे थे, उसने पूरी कहानी बताई। लेकिन इंजीनियर के जो मौत का मामला था वो मामला कोर्ट में तो चल ही रहा था। 18 अगस्त 2023 को इस मामले में निचली अदालत से फैसला आता है कि इंजीनियर की हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि घर वालों ने और परिवार वालों ने इंजीनियर के ये उम्मीद जताई थी कि
इन्हें फांसी की सजा होगी, लेकिन फांसी की सजा नहीं होती है जो बाकी बचे हुए थे, क्योंकि 2 का तो एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं, और जो 3 थे राजेंद्र, नूर मोहम्मद और धर्मपाल, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो आज भी सलाखों के पीछे हैं, सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इंजीनियर के अपहरण के बाद से 5 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक इंजीनियर होता है, बाद में 2 पुलिस वाले मारे जाते हैं, और पुलिस वालों की जब हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में गांव में ही एक शर्म से उदयवीर, जो धर्मपाल का भाई होता है, वो मारा जाता है। साथ ही बदमाशों और पुलिस के बीच में जो एनकाउंटर चलता है तो उसमें शकील और दूसरा उसका साथी होता है कमल, वो मारा जाता है। तो कुल मिलाकर से 5 लोग मारे जाते हैं और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। काश कि उन्होंने उस इंजीनियर का अपहरण ना किया होता, काश कि उन्होंने उस दिन वो इंजीनियर ही अगर उस गाड़ी में ना बैठा होता तो शायद ये कभी कहानी बन ही नहीं पाती और इतने लोगों की ना मौत होती, ना इतने लोग बर्बाद होते। दोस्तों, जाते जाते झारखंड के रहने वाले हैं रोशन कुमार चौधरी, साथ ही अमित सैनी, साथ ही अमेठी के रहने वाले हैं श्याम बहादुर गुप्ता। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बिहार के जिला नालंदा के रहने वाले हैं विपिन चौहान के दोस्त विवेकानंद चौहान, बिट्टू चौहान और सूरज भान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही गोलू कुमार, मोहम्मद मकबूल, डॉक्टर रंजीत, आरिफ हुसैन, मुस्कान, सुषमा गुफरान, सुमन, नवीन, वंदना, मोहम्मद अकरम खान, राजवीर सिंह पोसवाल, मोहम्मद अफजाल अंसारी, मोहम्मद मोहसिन अंसारी, विशाल कुमार, अनूप कटियार, राजू यादव, देव कुमार, निर्भय कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।